हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है इन द फिगर शोन द स्प्रिंग मास सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बिटवीन टू vertical rigid walls W1 and W2. One end of spring is fixed to the wall W1 and other end is attached to the mass M and it is free to move. Initially spring is tension free having natural length L naught. मतलब अभी जो हमको डायग्राम दिख रहा है तो जो M है वो इस वॉल 2 के साथ जस्ट कांटेक्ट में है, इस पे कोई भी अभी फोर्स कहीं से भी नहीं लग रहा है। मास M is compressed through a distance A and released, मतलब A is the amplitude. Taking the collision between wall W2 and mass M is elastic and K is the spring constant. The average force exerted by mass M in one oscillation. क्लियर है क्या? तो बात समझो, हो क्या रहा होगा, समझिएगा बात को। मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं फिर से यहाँ पे आपके लिए। ये यहां पे ऐसा दिया गया है, इसको अगर मैं यहां पे स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया बाई डिस्टेंस ए, अब मैं यहां से ब्लॉक को रिलीज करूंगा, ये ए कंप्रेस्ड है। तो अब ये ब्लॉक जाएगा और सामने वाली वॉल पे कोलाइड करेगा और कोलिजन इलास्टिक है। ध्यान से सुनना बताइए, ये यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां पे वापस आएगा। क्लियर? तो देखो इसका जो टोटल टाइम हम लोगों के पास होता, अगर ये सामने वॉल नहीं होती, ये इसकी मीन पोजीशन है, समझ रहे हैं ना? मीन पोजीशन क्यों? क्योंकि यहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगी। अगर ये वॉल नहीं होती तो ये t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के टाइम पीरियड से ऑसिलेट करता है। लेकिन आप अब देख पा रहे हैं कि ये इसका निगेटिव एक्सट्रीम है, दिस इज द निगेटिव एक्सट्रीम, बिकॉज हमने इसको यहां से छोड़ा है। तो क्या दिख रहा है? निगेटिव से मीन तक जाता है और फिर लौट आएगा। तो जो टोटल टाइम लग रहा है एक कोलिजन में, समझना बात को, जैसे यहां से गया, ये वहां को ध्यान समझना बेटा, ये यहां से गया फिर वापस आया। अच्छा, इस ड्यूरेशन में कोलिजन कितना हुआ था? एक बार। अच्छा, फिर ये जाएगा और फिर ये वापस आएगा। कोलिजन कितने बार होगा? एक बार। यानी एक कोलिजन होने में जो टाइम लग रहा है वो निगेटिव एक्सट्रीम से मीन तक जाना है और मीन से निगेटिव एक्सट्रीम जाना है। तो ये हमको पता है कि निगेटिव एक्सट्रीम से मीन या किसी भी एक्सट्रीम से मीन तक जाने में जो टाइम लगता है वो t/4 लगता है, और मीन से किसी भी एक्सट्रीम पे जाने में जो टाइम लगता है वो t/4 लगता है। यानी अल्टीमेटली यहां पे एक कोलिजन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा t/2, मतलब π√m/k। ये हमारे पास टाइम लगना है। क्लियर? और आपसे पूछा गया था कि इंपल्सिव फोर्स पूछा गया। देखिए, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाई बराबर है। तो अब यहां से अगर हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, तो बेटा हम देखेंगे ये जिस स्पीड से कोलाइड करेगा ये सेम स्पीड से रिबाउंस होगा, और ये जो स्पीड है मीन पोजीशन पे है तो v मैक्सिमम होगी, जिसको हम लोग लिख सकते थे ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा। अच्छा, उतने से ही रिबाउंस होगा तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स v। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं m इंटू 2v। तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ दैट इज 2a ओमेगा, ये हमारे पास आ गया डेल्टा p। अब अगर हमको एवरेज फोर्स पूछा गया था तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए क्या हम लोग यहां से लिख सकते थे कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब टाइम टेकन, एंड टाइम टेकन इज दिस वन। क्या क्लियर? चलो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो m 2a ओमेगा अपॉन टाइम। अच्छा, टाइम जो हम लोगों ने लिखा हुआ है पाई इंटू रूट ऑफ m बाई के। क्लियर? तो अब देखो यहां पे जो भी आंसर दिए वो ओमेगा के टर्म्स में नहीं दिए हैं, के और m के टर्म्स में दिए हैं। तो ऊपर जो ओमेगा रखा हुआ है इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो 2ma/पाई इंटू रूट ऑफ m बाई के, और ओमेगा बराबर हमारे पास मिलेगा रूट ऑफ k/m। पता है हम लोगों को एसएचएम में कि एसएचएम के केस में अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा k/m। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि ये एक वाले k को ऊपर नहीं जाइए और नीचे से तो मिलता है 2ma/पाई इंटू ये हो जाएगा k और नीचे हो जाएगा m। समझ में आ रहा है भाई? ये दोनों रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m हो जाएगा, और ये वाला k ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के रूट रूट से बाहर हो जाएगा। m से m बाहर हो गया, यहां से मिल रहा है आपको 2ka/पाई। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है एवरेज इंपल्स। तो 2ka/पाई अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ये हमको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।